अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? कल हमारा लेक्चर रिकॉर्ड नहीं हो सका था, लेकिन आज हमारा लेक्चर मैंने उसमें कोशिश की है कि मैं इसकी सारी चीज़ें कंप्लीट कर सकूं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, हम कल वाले टॉपिक को भी कंपाइल करेंगे ताकि आपके पास रिकॉर्डिंग में एक सारा कंप्लीट गेस्चर आ जाए। अच्छा, आज हम बात करेंगे, बेसिकली हमने बात करनी है एपिडेमियोलॉजी के हवाले से। तो देखते हैं कि हमारे पास एपिडेमियोलॉजी का लेक्चर नंबर 1 में हमारे पास हिस्ट्री ऑफ एपिडेमियोलॉजी हमने कल थोड़ा सा स्टडी किया था। हिस्ट्री ऑफ एपिडेमियोलॉजी को अगर हम देखें तो एपिडेमियोलॉजी ओरिजिनेट्स फ्रॉम द हिप्पोक्रेट्स ऑब्जर्वेशन मोर देन 2000 years ago that environmental factors influence the occurrence of disease। हमने कल डिसाइड किया था कि हमारे पास जो एपिडेमियोलॉजी है, एपिडेमियोलॉजी हमने 2000 साल पहले से हम इन्वायरमेंट के जो फैक्टर्स हैं हमारे ऊपर, उनके थ्रू हमारे पास स्प्रेड होने वाली डिजीजेस और अक्कर होने वाली डिजीजेस को स्टडी को हम एपिडेमियोलॉजी कहते हैं। हिप्पोक्रेट्स अटेम्प्टेड टू एक्सप्लेन, उन्होंने एक्सप्लेन करने के लिए किसी भी डिजीज को कि वो कैसे हमारे पास रुनुमा हो रही है, उन्होंने उसके लिए कुछ व्यू पॉइंट्स बनाए। जैसे हम कहते हैं कि ये डिजीज कैसे फैली होगी या कैसे कैसे इसका सर्कल होगा, तो उसमें हमने देखा उन्होंने कुछ व्यू पॉइंट्स बनाए। तो उसमें हमारे पास था इन हिज इजी एंटाइटल्ड, उन्होंने अपने ऐसे में जो एंटाइटल किया वो था हमारे पास ऑन एयर, वाटर एंड प्लेसेस। इन जगहों से हम इन तीनों चीज़ों के मिलाप से या इन तीनों चीज़ों के वजह से हमारे पास एनवायरनमेंट में, हमारे होस्ट पे और हमारे पास एरिया में कोई भी डिजीज स्प्रेड होती है या उसका इन्फ्लुएंस होता है। ये थी हमारी बेसिक हिस्ट्री। फिर हमने इसको एक्सप्लेन किया कि 1662 में कब कब से काम शुरू हुआ। 1662 में जॉन ग्रांट जो था वो लंदन का एक पर्सन था जिसने कहा कि मैं इसको एपिडेमियोलॉजी के लिए उसने जो काम किए उसके हवाले से हम बात करते हैं कि उसने कहा कि हमारे पास जो नेचर है, नेचर को पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन के हवाले से उसने कहा कि हमारे पास कैसे एक कोई भी चीज स्प्रेड हो सकती है। अब आप देखिए, वो कहता है कि नेचर एंड पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन न्यूड अपॉन द बिल्स ऑफ मॉर्टेलिटी, कि नेचर और पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन के हवाले से हमारे पास लोगों के मरने की जो रेशो है वो बढ़ती है। कैसे? फर्स्ट, टू एम्प्लॉय क्वांटिटेटिव मेथड्स, कि पहले तो हमें क्वांटिटेटिव मेथड को अप्लाई करना चाहिए इन डिस्क्राइबिंग पॉपुलेशन वाइटल स्टैटिस्टिक, जो हमारी जिंदगी के स्टैटिस्टिक्स हैं उसके हवाले से। दिस पब्लिकेशन वाज द फर्स्ट टू क्वांटिफाई पैटर्न ऑफ बर्थ, डेथ एंड डिजीज occurrence, nothing disparates between the males and females, high infant mortality, urban rural differences and seasonal variation। यानी कि हमारी अगर पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन अच्छी होगी तो हम नेचर में जो डिजीज स्प्रेड हो रही है और लोगों को जो हमारे जो पॉपुलेशन है उसको हम क्वांटिटेटिव मेजर्स कर सकेंगे। इसलिए उसने ये चीज़ें की और उसने कहा कि अगर हम पब्लिकेशन को, ये जो पब्लिकेशन थी वो हमारे पास जो बेस करती थी कि हम नंबर ऑफ बर्थ कितनी हुई, नंबर ऑफ डेथ्स कितनी हुई, डिजीज कितनी अकर हुई है, और हमारे पास विदाउट इस चीज़ के कि वो मेल में थी डिजीज, फीमेल में थी, बच्चों के मरने की रेशो ज़्यादा थी, गांव के लोगों की थी, शहर के लोगों की थी, या कोई सीजन था, हर चीज़ के हटा के उसने कहा जी कि ये हम अगर इन चीज़ों को देखें, बर्थ रेट, डेथ रेट और डिजीज अक्रेंस को, तो हम एपिडेमियोलॉजी में हम लोगों में डिजीज के काज होने और डिजीज के स्प्रेड होने से बचा सकते हैं। इसको लिंगर ऑन किया तो उसने 1800 में विलियम फार था, उसने इसके हवाले से चलाया
तब तक लोग उसी बात पे चलते आए कि अगर ये चीज़ें हम देखें तो इससे हमारे पास चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। 1800 में विलियम फार बुलेट जो था, उसने ग्राउंड वर्क को सिस्टेमिकली कलेक्ट किया और एनालाइज किया। ब्रिटेन मॉर्टेलिटी स्टैटिस्टिक चेक की। फार ने कंसिडर किया, फार कंसिडर्ड द फादर ऑफ मॉडर्न वाइटल स्टैटिस्टिक। ये एक बड़ा कॉमन सा एमसीक्यूज है जो मोस्टली एग्जाम में एपिडेमियोलॉजी में, शाखा वो एमबीबीएस का हो, बीएसएन का हो, या बीडीएस का हो, या इवन दो हमारे पास आप लोग पोस्ट आरएन वाले हैं उनमें हो, तो ये बहुत कॉमन चलता है कि फादर ऑफ मॉडर्न वाइटल स्टैटिस्टिक कौन था जी? वो विलियम फार था। And surveillance developed many of the basic practice used today in vital statistic and disease classification. उसने इसको मॉडर्न वाइटल स्टैटिस्टिक किया, उसको सर्वेलेंस की, और उसको ने डेवलप करवाया बेसिक प्रैक्टिसेस जिसके साथ हम जिन प्रैक्टिसेस को यूज करके आजकल के दौर में हम वाइटल स्टैटिस्टिक की डिजीज को क्लासिफाई कर सकते हैं। He concentrated his efforts on collecting vital star ties, assembling and evaluating those data, and reporting to responsible health authorities and general public. ठीक है जी, यहाँ तक आई होप आप लोगों को सबको समझ आ गई होगी। उसने यहाँ तक हमारे पास कोई भी डिजीज फैलने के लिए उसको जो हमारे पास ग्रांट का था वर्क, उसको सिस्टेमिकली कलेक्ट किया और एनालाइज किया। उसने सारी चीज़ों को एनालाइज करने के लिए असेंबल किया, फिर उन्हें इवेलुएट किया, अरेंज किया, फिर उनको देखा भाला, फिर उसके बाद उसने रिपोर्ट बनाई। उस तरह उसने जनरल पब्लिक को एक व्यू दिया कि ऐसे एक डिजीज हमारे पास स्प्रेड भी हो सकती है। उस चीज को चलते हुए 1854 में जॉन स्नो ने 1850, इसका जो टाइम पीरियड है बेसिकली वो है, लेकिन 1854 इसको कंसिडर किया जाता है क्योंकि उसको 4 साल लग गए। उसने फॉर्मुलेट किया नेचुरल एपिडेमोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स टू टेस्ट द हाइपोथेसिस एंड कॉलरा वाज ट्रांसमिटेड बाय कंटेमिनेटेड वाटर। उसने कहा जी कि हमारे पास क्या होता है कि नेचुरल एपिडेमोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट उसने किए, जिसमें उसने कहा कि एक हाइपोथेसिस बनाया कि कॉलरा की जो डिजीज है वो ट्रांसमिट होती है कंटेमिनेटेड वाटर से। जबकि 20 years बिफोर द डेवलपमेंट ऑफ द माइक्रोस्कोप, उसके बाद जब हमारे पास जब सॉरी बिफोर 20 years हमारे पास माइक्रोस्कोप डेवलप हुई, स्नो कंडक्टेड स्टडीज ऑफ कॉलरा आउटब्रेक both to discover the cause of disease and to prevent its recurrence. उसने किया कि हमारे पास माइक्रोस्कोप में उसने स्टडी किया कि कॉलरा का आउटब्रेक डिस्कवर करने का काज क्या था और ये रिकरेंस क्यों हो जाता है। He began his investigations by determining where in this area persons with the cholera lived and worked. He marked each residence on a map of the area. Today, this type of map showing the geographic distribution of cases is called spot map. ये spot map की भी एक बड़ी डेफिनेशन आया करती है, तो इसको भी आप लोग अंडरलाइन कर लें। वो कहता है कि इसने डिसाइड किया कि हमारे पास जो लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं हम इस एरिया, उसने वो एरिया जहाँ पे हमारे पास लोगों में कॉलरा था, उस एरिया को उसने मार्क किया, और उसमें एरिया के ऊपर मैप पे उसने वो एरियाज मार्क कर लिए, और उनको आजकल की स्टडी में हम जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ केस के हवाले से अगर हम बात करें तो उसे हम स्पॉट मैप आजकल के दौर में कहा जाता है। फिर आगे चलते हैं। ही मार्क द लोकेशन ऑफ वाटर पंप्स ऑन हिज स्पॉट पंप मैप। जो स्पॉट मैप यानी कि जिस एरिया में हमारे पास लोग थे कॉलरा डिजीज वाले, उस एरिया में जो वाटर पंप्स थे उसने उनको मार्क किया। लुक फॉर रिलेशनशिप, उनमें रिलेशन चेक किया। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाउस होल्ड विद केसेस ऑफ कॉलरा एंड लोकेशन ऑफ पंप्स, कि उस एरिया में कितने लोग के कितने एरिया पे हमारे पास कॉलरा के पर्सन थे जिनमें कॉलरा हुआ, और वहां पे लोकेशन पंप्स की क्या है। अब जो हमने अभी मैप बनाया था उसके बारे से, स्पॉट मैप के बारे से, he noticed that more cases household clustered around pump A than around pump B and C.
उसने देखा कि जितने लोग एरिया के नजदीक थे उस कॉलरा वाली जगह पे, उसमें जो पहला पंप था, पंप ए, उसमें वहां पे लोगों की तादाद ज्यादा है, जबकि बी और सी में कम है. When the questioned resident who lived in the Golden Square area, he was told that they avoided pump B. जब उसने उनके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर की तो उसे पता चला कि वो लोग पंप बी को अवॉइड करते थे. इट वॉज ग्रॉसली contaminated and the pump C was located too inconveniently for the most of them. देखें, अब जो चीज दूर होती गई उसमें हमारे पास चीजों के कन्वीनियंस भी कम, इनकन्वीनियंस भी कम हो गई, और हमारे पास सॉरी डिजीज स्प्रेड होने के चांसेस भी कम हो गए. फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन स्नो कंक्लूडेड दैट द ब्रॉड स्ट्रीट पंप, उसने कंक्लूड किया कि जो ब्रॉड स्ट्रीट पंप, उसने कंफर्म कर लिए कि जी ब्रॉड स्ट्रीट पंप होना चाहिए. ए was a primary source of water, the most likely source of infection for most persons with the cholera and golden square. He noted that no case of cholera had occurred in two block area just to the east of the Broad Street pump. Upon investigating, Snow found a brewery located there with a deep well on premises access to cholera. Access to these uncontaminated rations could explain why none of the brewery employees contracted cholera. इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं है. उसने यही कहा कि हमारे पास ब्रॉड स्ट्रीट पंप के अगर हम ए की बात करें तो वहाँ पे जितने लोग थे वो इन्फेक्शन वाले थे, तो इसलिए उनमें वो इन्फेक्शन स्प्रेड होता गया. जैसे जैसे हम अवे जाएंगे तो वो हमारे पास उनमें इन्फेक्शन चांसेस कम होते थे. इसको आगे चलते हैं. आफ्टर स्नो रिप्रेजेंटेड दिस इज फाइंडिंग म्यूनिसिपल ऑफिशियल्स द हैंडल ऑफ द पंप वाज रिमूव्ड. तो तब डिसाइड हुआ कि इनमें आउटब्रेक एंडेड करते हैं यहाँ पे. द साइट ऑफ द पंप इज नाउ मार्क्ड बाय अ प्लेक mounted on the wall outside of the appropriately named John Snow pub. उसका नाम हमने जॉन स्नो पब रख दिया. इसे स्नोज थ्योरी भी कहते हैं. स्नो सेकंड इन्वेस्टिगेशन 1854 में कॉलरा आउटब्रेक में, जब लंदन में कॉलरा आउटब्रेक हुआ तो ड्यूरिंग कॉलरा एपिडेमिक अ फ्यू इयर्स अर्लियर स्नो हैड noted that district with the highest death rate were survived by the two water companies, the Lambeth Company and the Southwark and Vauxhall Company. ये तो हमारे पास कंपनीज थी. उन कंपनीज के हवाले से उसने देखा कि यही दो कंपनीज वाटर सप्लाई कर रही थी, तो यहाँ पे नंबर ऑफ डेथ्स ज्यादा हुई हैं. बोथ कंपनीज obtained water from the Thames River in that intake point that were downstream from the London and thus susceptible contamination from the London sewage which was discharged directly into the Thames. तो उसने कहा कि जी थैमस लीवर से ये दोनों कंपनीज क्योंकि वाटर ले रही थी, तो थैमस लीवर जो लंदन में वो डाउन स्ट्रीम अगर हम देखें तो उसमें हमारा जो डिस्चार्ज है, वेस्ट डिस्चार्ज, सीवेज जो है सारा लंदन का, वो थैमस रिवर में जा रहा था. तो इसी वजह से वहाँ पे नंबर ऑफ डेथ्स ज़्यादा हुई. टू अवॉइड द कंटेमिनेशन बाय द लोकेशन सीवेज, in 1852, the Lambeth Company moved in its intake water works to a site on the Thames Well, upstream from London. Over a 7 weeks period during the summer of the 1854, Snow compared cholera mortality among districts with that received water from one of the other of the both water companies. तो उसने बड़ा आसानी से कर लिया कि उन्होंने जब, क्योंकि थैमस लीवर से वो पानी ले रहे थे, तो उसने एक और कंपनी से देखा कि उस कंपनी का वाटर जो है वो थैमस लीवर से नहीं था, तो जिसलिए उसमें वहाँ पे कॉलरा के कंटेमिनेशन होने के चांसेस कम थे. तो इस वजह से उनमें नंबर ऑफ डेथ्स की हवाले से उसने उसमें उस स्टडी को कंफर्म कर लिया. कंपैरिजन ऑफ मोर्टेलिटी. कंपैरिजन ऑफ मोर्टेलिटी में हम देखते हैं कि कॉलरा डेथ रेट वाज मोर देन 5 times हायर इन द डिस्ट्रिक्ट सर्व्ड ओनली द साउथवर्क एंड वैक्सहॉल कंपनी.
तो उसमें उसने कहा कि जी हमारे पास दैट इन दो सर्व्ड ओनली बाय द लैम्बथ कंपनी, उसने कहा कि जी 5 टाइम्स हायर डेथ रेट है उस डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे हमारे पास उस वैक्सेल और साउथवर्क कंपनी से वाटर इनटेक हो रहा था, जबकि लैम्बथ कंपनी से जो कि हमारे पास अपस्ट्रीम फ्रॉम द लंदन थी, जो जिस जब थैमस रिवर में सीवेज जा रहा है तो उससे अपर साइड पे जो उन्होंने वेल बनाया, एक कंपनी ने वहां पे वेल बनाया और वहां से वाटर ले रहे थे, तो उनमें डेथ रेट कम था और उनमें जो कि डाउन स्ट्रीम में हमारे पास वैक्सेल वक्सेल और साउथवर्क थी उनमें डेथ रेट ज्यादा था। Interestingly, the mortality rate in districts supplied by both companies fell between the rates of the districts served exclusively by the either company. अब वो कैसे हो गया कि उनमें हमारा जो डेथ रेट है उनमें कम होता जाएगा क्योंकि लोग अब दूसरी साइड से पानी लेना शुरू कर दिए थे। These data were consistent with the hypothesis that water obtained from the Thames below London was a source of cholera। इससे उन्होंने एक मेजरमेंट कर ली कि जी बिलो साइड पे जो हमारे पास वाटर है थैमस रिवर में उसमें कॉलरा पाया जाता है, तो वाटर से ये स्प्रेड हो रहा है। इस तरह एक थ्योरी उसने अपनी कंसीडर कर ली। टू टेस्ट हिज वाटर supply hypothesis, Snow focused on the district served both companies. In these districts, Snow identified the water supply company for every house in which the death from the cholera had occurred during the 7 week period. This study added the support of the Snow hypothesis। उसने एक स्टडी की जिससे उसे पता चला कि 7 वीक के अंदर अंदर जो लोगों की डेथ हुई है, वो उसने कहा कि ये स्टडी जो है ये हाइपोथेसिस को स्ट्रॉन्ग करने लगी। It also established sequence of the steps used for the current day epidemiologist to investigate outbreak of the disease। ये चीज आजकल के दौर में भी लोगों में पाई जाती है कि हम इसको कैसे आउटब्रेक ऑफ द डिजीज को कैसे कवर कर सकते हैं। Based on the characterization of the cases and population at risk, time, place and person, Snow developed this testable hypothesis। उसने वो चीजें कंसिडर कर। After this study, effort to control the epidemic were directed to changing the location of the water intake and Southwark Waxel Company। अब ये सारी चीजें उसकी जो स्टडी थी उसको कंफर्म कर रही हैं, तो उन चीज़ों से हम आजकल के दौर में जो चीज़ें हाइपोथेसिस कंफर्म करते हैं वो उन स्टडीज़ के अकॉर्डिंगली हम कंफर्म कर सकते हैं। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। इसके बाद है हमारे पास 19th सेंचुरी में अब हम पहुंच गए हैं, 19वीं सदी और 20वीं सेंचुरी की बात कर रहे हैं। इन द मिड and late 18th, epidemiological methods began to be applied in the investigation of the disease occurrence। कि तो हम अभी पढ़ रहे हैं कि 1800 में मिड में और लेट में ये चीज़ें चल रही थी। 1930 और 1940 में एपिडेमियोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने इस चीज़ को मजीद एक्सटेंड किया, देयर मेथड्स टू नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, कि हमारे पास जो डिजीज है नॉन इन्फेक्शियस उसका हमें कैसे कंसल्ट करें। द स्टडी बाय डॉल एंड हिल लिंकिंग लंग कैंसर। डॉल एंड हिल जो थे उन्होंने लिंकिंग किया, डॉल एंड हिल लिंकिंग जो थे उन्होंने लंग कैंसर और टू स्मोकी एंड स्टडी ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज अमंग रेजिडेंट ऑफ फ्रेमहिंगम मस्कुलेटिस और टू एग्जांपल्स। ये हमारे पास 2 एग्जांपल्स हैं इनकी स्टडी की। उसने कहा जी कि इन्फेक्शियस डिजीज तो किसी इन्फेक्शन से हो रही थी, अब जो नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस हैं उन्होंने लंग कैंसर टू स्मोकिंग वालों से लोगों से और कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस जो रेस्ट जो उन लोगों में जो हमारे पास किसी ऐसी जगह पे रहते हैं जो कंजेस्टेड है, तो वहां पे अब हम उस स्टडी की बात करना शुरू कर दी, मजीद इंप्रूव करना शुरू कर दिया कि इन डिजीजेस में भी हमें काम करना है। ये कैसे करो। ड्यूरिंग द 1960 and early 1970s, health worker applied epidemiological method to eradicate naturally occurring smallpox. Worldwide, this was an achieved in the applied epidemiology of the unprecedented proportions। 1960 और 1970 में जो हमारे हेल्थ वर्कर्स थे वो एपिडेमियोलॉजिकल मेथड के हवाले से कुछ डिजीजेज हमारे पास इरेडिकेट करने में कामयाब हुए वर्ल्ड वाइड। जैसे कि स्मॉल पॉक्स है, ये दुनिया से खत्म हो गई। दिस वाज an achievement in the applied epidemiological of the unrepresented proportions।
बहुत सारी डिजीज जो हैं हमारे पास सिर्फ रह गई हैं, कुछ डिजीजेस पूरी वर्ल्ड वाइड इरेडिकेट हो चुकी हैं। ठीक है, स्मॉल पॉक्स जो है ये इरेडिकेट हो चुका है, हमारे पास नहीं है अब। 1980s अगर हम बात करें, रिलेटेड फील्ड ऑफ द मॉलिक्यूलर एंड जेनेटिक एपिडेमोलॉजिकल एक्सपेंशंस ऑफ द एपिडेमोलॉजी टू लुक एट स्पेसिफिक पाथवे मॉलिक्यूल्स एंड जीन्स दैट इन्फ्लुएंस द रिस्क एंड डेवलपिंग डिजीज। हमने जेनेटिक और मॉलिक्यूलर एपिडेमोलॉजी की फील्ड देखनी शुरू की, जिसमें हम मजीद उसके हवाले से पाथवे देखते हैं, मॉलिक्यूल देखते हैं, उसके जीन्स को देखते हैं, इन्फ्लुएंस को देखते हैं। मीनवाइल हमने इन्फेक्शियस डिजीज को देखना शुरू किया कि हमारे पास इबोला वायरस है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस है, उसके अलावा एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस सिंड्रोम्स हैं, या फिर हमारे पास हमने आइडेंटिफाई किया लेजियोनेला को, स्फीयर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम को, सार्स को, उसके अलावा ड्रग रेजिस्टेंट माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो है, हमारे पास एवियन इन्फ्लुएंजा है। ये तमाम डिजीजेस हम इनमें काम करने लग गए। आगे मजीद हमने उसकी इन्फेक्शियस डिजीज की कुछ हमने उसको एपिडेमियोलॉजी को मजीद उसमें डिफरेंशिएट करना स्टार्ट किया। बिगिनिंग इन द 1990s and accelerating after the terrorist attack of the September 11 2001, 9/11 जिसे हम लोग बोलते हैं, ये 9/11 में जब हमारे पास टेररिस्ट अटैक हुआ, उसके बिगनिंग 1990 से लेके टेररिस्ट अटैक तक एपिडेमियोलॉजिस्ट जो थे वो हमारे पास एपिडेमियोलॉजिस्ट हैव हैड टू कंसीडर नॉट ओनली, उनको जो है वो हैव नॉट कंसीडर्ड ओनली। आप देखें कि 1990 से लेके 2001 तक ये हमारे पास जो था टाइम पीरियड, इसमें एपिडेमियोलॉजिस्ट जो अपना काम कर रहे थे उसमें हम लोग इनको देख रहे थे। Emperor through solely narrate the bioteam Fishman's also deliberate. Today, public health workers throughout the world accept and use epidemiology regularly to characterize the health of their communities and to solve day-to-day problems, large and small. आजकल हम तमाम तर मसाइल जो हैं एपिडेमियोलॉजी के हवाले से उनको डील कर रहे होते हैं। आपने देखा होगा कि जब टेररिस्ट अटैक हुआ तो उसके बाद भी हमारे पास जो थे बहुत सारी डिजीजेस, उनको हम इरेडिकेट ना कर सके क्योंकि हमारे पास जो था टेररिज्म फैल रहा था, इसलिए डिजीजेस ज़्यादा स्प्रेड होना शुरू हुई। फिर है जी डेफिनेशन ऑफ एपिडेमियोलॉजी। डेफिनेशन क्या होती है? इट इज द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, किसी चीज की डिस्ट्रीब्यूशन, स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेंट्स, और उसमें डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ रिलेटेड इवेंट, जो हेल्थ से रिलेटेड इवेंट है उनके डिटर्मिनेंट्स इन स्पेसिफाइड पॉपुलेशन, एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन में, एंड द एप्लीकेशन ऑफ द स्टडी, और उसको अप्लाई किया जाए स्टडी पे टू कंट्रोल हेल्थ प्रॉब्लम, कि उस फैलने वाली डिजीज को हम कंट्रोल कर सकें, उसे हम कहते हैं एपिडेमियोलॉजी। आसान लफ्जों में अगर हम कहें तो किसी भी बीमारी के फैलने को रोकने के लिए एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन में उस बीमारी की फैलना और उस बीमारी के एलिमेंट्स को रोकने को एपिडेमियोलॉजी कहते हैं। एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज जो होती हैं वो हमारे पास डिस्क्रिप्टिव और एनालिटिकल स्टडीज होती हैं। ठीक है, एनालिटिकल स्टडीज और डिस्क्रिप्टिव स्टडीज होती हैं दोनों। देखिए, इसको अगर हम और तरह से बात करें तो जो डिस्क्रिप्टिव स्टडी है और एनालिटिकल स्टडी है, इसमें हमारे पास केस कंट्रोल स्टडी होती है और कोहर्ट स्टडी होती है, जबकि हमारे पास डिस्क्रिप्टिव स्टडी में हमारे पास हम उसको किसी भी डिजीज को केस सीरीज को देखते हैं और उसमें उन चीज़ों को देखते हैं। बेसिकली हमारे पास दो स्टडीज हो सकती है ना, एक ऑब्जर्वेशनल हो सकती है, एक एक्सपेरिमेंटल हो सकती है। अगर हम इसको मजीद आगे चलाएं तो हम ये बात करेंगे कि हमारे पास ऑब्जर्वेशनल और एक्सपेरिमेंटल स्टडीज होती हैं। ऑब्जर्वेशनल स्टडी जो होती है वो हमारे पास क्या करती है कि ऑब्जर्वेशनल स्टडी हमारे पास डिस्क्रिप्टिव और एनालिटिकल एनालिसिस कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंटल में हम रैंडमाइज कंट्रोल और नॉन रैंडमाइज कंट्रोल करते हैं। ठीक है, ऑब्जर्वेशनल स्टडी की अगर हम बात करें तो उसमें होता है कि हम चेक करते हैं गैदरिंग डाटा
to watching a behavior or events. The researcher simply observed a group of people without doing anything to study group. ठीक है जी। कहता है कि हमारे पास एक चीज जिसका हमारे पास स्टडी होगी, उसमें हम स्टडी कैसे करेंगे? ऑब्जर्वेशन में हम देखते हैं कि हमारे पास हो क्या रहा है, बिहेवियर कैसा है, कैसे कैसे चल रहा है, नंबर ऑफ न्यू केसेस कितने हैं और नंबर ऑफ ओल्ड केसेस कितने हैं, इंसिडेंस एंड प्रेवलेंस, मैंने आप लोगों को बताया था इंसिडेंस एंड प्रेवलेंस बाथटब के हवाले से। इटियोलॉजिकल फैक्टर्स क्या हैं डिजीज के, ये हमारे पास ऑब्जर्वेशनल स्टडी में हम स्टडी करेंगे। इसकी एग्जांपल अगर हम लेते हैं, देयर आर सेवरल सिचुएशंस दैट रिक्वायर नर्सेज टू यूज द ऑब्जर्वेशंस method for data collection such as behavior, attribution of the patient, their families, hospital staff, and so on. फिर है जी डिस्क्रिप्टिव स्टडी। डिस्क्रिप्टिव स्टडी बेसिकली हमारे पास जो है वो किस चीज को शो करती है, वो हमारे पास वो चीजें अराइज करती है कि हम किसी भी डिजीज के बारे में क्वेश्चन करें। When the disease is occurring, where is it occurring and who is getting the disease, कौन कौन उसमें कंसिडर किया जा रहा है। स्टेप्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टडीज को देखा जाए तो हमें पॉपुलेशन डिफाइन करनी होगी। डिफाइन करेंगे हम पॉपुलेशन को कि उस एरिया में हमारे पास कैसे चीजें चल रही हैं। उसके अलावा डिजीज अंडर स्टडी, कौन सी डिजीज हम स्टडी कर रहे हैं। और उसके अलावा मैयर्स द डिजीज, हम डिजीज को मैयर करेंगे किस हद तक हो रही है, कंपेयर करेंगे विद नोन इंडाइसिस, जो हमारे पास एक वैल्यू आ रही है उसके इंडाइसिस के हवाले से, और एक हम फॉर्मुलेट करेंगे हाइपोथेसिस। इसे हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टडी। अभी हम सिर्फ ऑब्जर्वेशनल स्टडी की बात कर रहे हैं। सॉरी, वेदर चेंज होता है ना तो उसमें कफ हो जाती है। ये सारी चीजें हमारे पास, ये देखिए यहाँ पे शो हो रही हैं। दिस मेथड गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट हु ऑल आर अफेक्टेड, प्रॉब्लम्स, वेयर केसेस अकर, व्हेन इट अकर, characteristics, time, year, season, month, week, day, hour of onset, places, climatic zone, country, region, urban, rural, and location. Sorry, local. उसके अलावा community, town, cities, age, sex, marital status, occupation, social status, education, ये तमाम चीजें हम इसमें कर रहे हैं। कुछ स्टेप्स हैं उनको हम देख लेते हैं, फिर हम लेक्चर को ओवर करते हैं। हमारा टाइम भी काफ़ी हो गया। आप लोग कहेंगे सर आज गुस्सा ही कर गए, बहुत सारा पढ़ाना शुरू कर दिया। अच्छा, स्टेप्स हैं जी हमारे पास। डिफाइनिंग द पॉपुलेशन टू बी स्टडीड, आपने उस पॉपुलेशन को डिफाइन करना है जिसको हम स्टडी कर रहे हैं। डिफाइनिंग द डिजीज अंडर स्टडी, जो हम डिजीज स्टडी करने लगे हैं उसको, जो मैं अभी बोल रहा था तेजी से, ये वो पॉइंट्स हैं, स्टेप्स हैं। डिस्क्राइबिंग द डिजीज बाय टाइम, place and person, measurement of disease, comparing with its with known indices। ठीक है। उसके अलावा फॉर्मुलेशन ऑफ एटियोलॉजिकल हाइपोथेसिस, ये कुछ स्टेप्स को हम देखेंगे तो हमारे पास चीजें क्लियर होती जाएंगी। फिर है हमारे पास डिफाइनिंग द पॉपुलेशन, ये हर एक स्टेप को उसने एक्सपेंड किया है कि हमारे पास एक डिजीज कैसे स्प्रेड हो रही है। मैं चाह रहा हूँ कि डिस्क्रिप्टिव स्टडी को हम खत्म कर लें ताकि हम एनालिटिकल स्टडीज के बारे में कल बात करेंगे। इसको थोड़ा सा रिव्यू कर लेंगे, इसके स्टेप्स देख लेंगे और ऑब्जर्वेशनल स्टडी को देख लेंगे, फिर उसके बाद आगे हम स्टार्ट कर लेंगे। इसके स्टेप्स को हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे कल, अभी हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कहते हैं द डिफाइंड पॉपुलेशन नीड्स टू बी लार्ज इनफ सो दैट द एज, sex and other specified meaningful, the community should be stable without migration into and out of the area. The defined population can be selected groups such as age and sex groups, hospital patients, school children, कोई भी आप ग्रुप सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आप जिसमें स्टडी कर रहे हैं आप सिर्फ वो एक ग्रुप सिलेक्ट करेंगे। डिफाइनिंग द पॉपुलेशन में ये आएगा। डिफाइनिंग द डिजीज अंडर स्टडी में हमारे पास स्टडी होगी कि हम किस चीज़ पे कर रहे हैं, एपिडेमियोलॉजी फोकस किस चीज़ पे कर रहा है, बिगिन इन्वेस्टिगेट कि हम क्या इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं। सो हिज कंसर्न इज टू ऑब्टेन एन एक्यूरेट
precise and valid definition of the disease, इसे हम कहते हैं ऑपरेशनल डेफिनेशन किसी भी डिजीज की। डिस्क्राइबिंग द डिजीज बाय टाइम प्लेस एंड पर्सन, उसका टाइम क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन का, कब हो रही है, अक्रेंस कब हो रहा है, कौन से मंथ, वीक, ईयर कब हुआ। फिर है जी थ्री काइंड्स ऑफ टाइम ट्रेंड ऑफ डिजीज हो सकते हैं हमारे पास। शॉर्ट टर्म हो सकता है, पीरियोडिक हो सकता है, और लॉन्ग टर्म हो सकता है। फ्लक्चुएशंस, शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस, कॉमन सोर्स एपिडेमिक, फेल ऑफ कंटेमिनेटेड वाटर, फूड पॉइजनिंग, ये वो सारी चीज़ें हमारे पास शॉर्ट टर्म भी हो सकती हैं, प्रोपेगेटेड एपिडेमिक्स हो सकती हैं। उसके अलावा स्लो मॉडर्न एपिडेमिक्स हो सकती हैं, जैसे कि हमारे पास रोड एक्सीडेंट है, ब्लड कैंसर है, हाइपरटेंशन है। प्रोपेगेटेड एपिडेमिक में आपको पता है वेक्टर सोर्स होता है, एनिमल रिजर्वायर हो सकता है, हेपेटाइटिस ए हो सकता है। पीरियोडिक फ्लक्चुएशंस में हमारे पास सीजनल ट्रेंड होते हैं, मीजल्स है, अर्ली स्प्रिंग में हमारे पास साइकिल ट्रेंड, फॉर एग्जांपल आप देखें तो हमारे पास रुबेला है इन एवरी 6 to 9 years में। लॉन्ग टर्म में अगर देखें तो पोलियो एंड मलेरिया, ये हमारे पास लॉन्ग टर्म में। प्लेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो हमारे पास कौन से एरिया में disease spread हो रही है, geographic pattern provide data regarding the cause of the disease. The geographic distribution of disease varies because of the variation in cultures, standard of living, and external environment. The variations can be international variations, national variations, rural, लोकल डिस्ट्रीब्यूशन, ये तमाम चीज़ें हमारे पास जियोग्राफिक एरिया में आ जाएंगी। लोकल डिस्ट्रीब्यूशन का आपको पता है, अर्बन का भी पता है, नेशनल वेरिएशन, ये तमाम सारी चीज़ें हमारे पास कॉमन थी। पर्सन डिस्ट्रीब्यूशन, कौन से पर्सन में हो रही है, एज क्या है, सेक्स कौन सा है, मैरिटल स्टेटस क्या है, एथनिसिटी क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, सोशल क्लास क्या है, बिहेवियर कैसा है, अदर होस्ट फैक्टर्स कैसे। मेजरमेंट ऑफ डिजीज, हम किसी डिजीज को मेजर कर रहे हैं, आफ्टर डिफाइनिंग द डिजीज लोड शुड बी measured by the population कि कितने लोगों में हमारे पास ये कॉमन हो रहा है, मॉर्बिडिटी क्या है, एस्पेक्ट्स क्या है। ठीक है। कंपेयरिंग विद द नॉन इंडाइसिस अगर हम करते हैं तो हमारे पास जो ग्रुप जिसमें डिजीज है और जो ग्रुप जिसमें डिजीज नहीं है, कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट पॉपुलेशन, एक में डिजीज ग्रुप, सब ग्रुप्स, इट इज पॉसिबल टू अराइव एट क्लूज डिजीज इटियोलॉजी, उससे हमें कुछ एक आइडिया हो सकता है। फॉर्मुलेशन ऑफ एटियोलॉजिकल हाइपोथेसिस, उससे हम हाइपोथेसिस बना सकते हैं। एपिडेमियोलॉजिकल हाइपोथेसिस शुड स्पेसिफाई द पॉपुलेशन स्पेसिफिक कॉज, एक्सपेक्टेड आउटकम्स, डिसीज रिस्पॉन्ड, डोज रिस्पॉन्ड, टाइम रिस्पॉन्स, रिलेशनशिप। यूजेस क्या होते हैं? It provides data regarding the magnitude of disease load and types of the disease problem. It provides clue to disease etiology, provide data for planning, organizing, evaluating, it contributes the research by describing variation. इसकी ना आपको एक्चुअली समझ तब आएगी जब आप इसमें, आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर अब तेजी से जा रहे हैं कुछ समझ नहीं आ रहा, तो इसमें आपको समझ तब आएगी जब आप किसी एक डिसीज के बारे में डिस्क्रिप्टिव स्टडी उसकी करेंगे तो आपको पता चलेगा। आप कोई भी डिजीज लें उसके बारे में डिस्क्रिप्टिव स्टडी करें तो वो आसानी से आपको पता चल जाएगा। तो आज हम यहीं तक करेंगे, आप किसी भी डिजीज को कल डिस्कस करें, फिर हम आगे जो है एनालिटिकल स्टडीज करेंगे, और एनालिटिकल स्टडीज करने के बाद फिर मैं आप लोगों को एक टास्क दूंगा, उसको आप लोगों ने परफॉर्म करना है। ठीक है, चलिए जी, बेस्ट ऑफ लक। किसी का कोई क्वेश्चन है तो मैं बैठा हूँ, अदरवाइज लेक्चर इज ओवर।